Hello students, I am कौशल राठौड़ from सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए टू मेथड्स सॉल्व करने की लर्न कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड हमने लर्न की थी सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकेंड मेथड हमने लर्न की थी एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम उसकी थर्ड मेथड विच इज़ कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इस मेथड को हमें लर्न करना है। तो देखते हैं पहले ये फॉर्मूला कैसे बनता है, उसके बाद हम इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास टू पेयर्स ऑफ इक्वेशन होने ज़रूरी हैं, तो मैं अज्यूम कर देता हूँ लेट मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये मेरा पहला इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन को मैं ले लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। चलिए a1 b1 c1 क्या हो जाएंगे? a1 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और c1 हो जाएगी कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली a2 क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और c2 हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। तो आपको यहाँ पे देखना होगा ये कोफिशिएंट कैसे मिलते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंडेंट है ये मेथड। चलिए आपको करना क्या होगा, आपको वेरिएबल को एक रिलेशन के फॉर्मेट में लिखना होगा। रिलेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। सबसे पहले आपको लिखना है इसे x, उसके डिवाइड में आपको लिखना है कुछ इस तरीके से नंबर। सबसे पहले आप x के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट रहते हैं उसे नहीं लिखना है आपको। तो ये वाली वैल्यूज़ आप नहीं लिखेंगे पूरी, a1 a2 नहीं लिखना है। तो आप लिखेंगे कौन से कोफिशिएंट, इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले b1, फिर लिख देंगे b2, फिर लिख देंगे c1, फिर लिख देंगे c2। ये हो जाएगा पहला केस। अब सेकंड केस में देखिए आप y के लिए फाइंड कर रहे हैं। अब y के लिए फाइंड करने के लिए c1 c2 को एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा c1 c2। चलिए b1 b2 हमने यूज़ किया था, अब यहाँ y वेरिएबल में b1 b2 आता है, मतलब b1 b2 यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो अब यूज़ क्या होगा? a1 a2। तो उसकी जगह पे आप वापस लिख देंगे a1 एंड a2 और इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, अब a1 a2 कॉपी कर लीजिए वापस। अब कांस्टेंट टर्म वाले c1 c2 आप नहीं ले सकते, तो अब आपके पास बच गया क्या? b1 b2। तो यहाँ पे आपको लिख देना है b1 एंड b2। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट करना होगा। तो फॉर्मेशन देख लीजिए कैसे होगा कि आप x के लिए वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो आपको लिखना है x के कोफिशिएंट को हाइड कर लीजिए। आपके पास बच जाएगा b1 b2 c1 c2 एज इट इज लिख दीजिए। फिर y के लिए y के कोफिशिएंट को हाइड कर दीजिए, तो आपके पास बच जाएगा c1 c2। ऑर्डर इस तरीके से लिखना है, तो पहले आप लिखेंगे c1 c2, बाद में क्या बच गया? a1 a2, वो लिख दीजिए। और लास्ट वन के लिए आप c1 c2 को हाइड कर दीजिए, तो आपके पास कोफिशिएंट बच गए a1 a2 b1 b2। तो मैंने उसे इस तरीके से लिख दिया है। चलिए अब वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा आपको, कि आपको कंपैरिजन करना होगा। आपको ये डायगोनल वैल्यूज लेनी है, मतलब कौन सी है? b1 c2, और बाद में ये डायगोनल वैल्यू लेनी है b2 c1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा मेजर डायगोनल को। तो मेरा पहला इक्वेशन बनेगा b1 c2 माइनस b2 c1, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस बन गया, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए नेक्स्ट, सिमिलरली y में भी वही करना है आपको। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c1 a2 माइनस a1 c2। ये हो जाएगा दूसरा मल्टीप्लिकेशन, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनका और इनका मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली थर्ड हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a1 b2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और उसके बाद बन जाएगा a2 b1, तो माइनस a2 b1। ये हो जाएगा कंपैरिजन। अब आपको क्या करना है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए? आप कंपेयर करेंगे, पहले x को कंपेयर कर लो इस टर्म के साथ। सो देयरफॉर x डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये पहला वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली अब आपको कंपेयर किसको करना है? y को कंपेयर कर लो इसके साथ, दोनों इक्वल है इसके लिए। तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, इम्प्लाइज दैट कि आपको मिलेगा y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब ये भी एक कांस्टेंट टर्म आएगी, ये भी एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी,
मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ मिलेगा x इक्वल्स टू b1c2 माइनस b2c1 होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। तो देखिए x हो गया कोफिशिएंट के फॉर्मेट में, मतलब आपको x की एक न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी विदाउट एनी सिंप्लीफिकेशन। उसी तरीके से अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल्स टू c1a2 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। तो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। तो आपको ध्यान में रखना है आप कि इस मेथड को आप कैसे करेंगे। अगेन एक बार देख लीजिए, आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखना है इक्वेशन को। मैंने बताया वैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड पूरे वैल्यूज होने चाहिए, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 होना ज़रूरी है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 होना ज़रूरी है। फिर आप x के लिए लिखेंगे तो x वेरिएबल हाइड कर लीजिए, जो सारे वेरिएबल बच गए कोफिशिएंट बच गए उसे लिख दीजिए यहाँ पे। फिर y वेरिएबल के लिए हाइड करेंगे, पहले आप लिखेंगे c1 c2, उसके बाद आप लिखेंगे a1 a2 और लास्ट मेथड के लिए आप c1 c2 को हाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा a1 a2 b1 b2। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले याद रखिएगा, ये वाला करना है पहले आपको। पहले b1 c2 माइनस b2 c1, सिमिलरली c1 a2 माइनस a1 c2 और वैसे ही आपको नेक्स्ट मिल जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाओगे और इजीली आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें तो पहले जानना है कि इसका कैलकुलेशन हम कैसे करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल की डिस्कशन कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं अलग अलग बता रहा हूँ, बाद में आप इसे एक साथ लिख सकते हैं। सपोज कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी वैल्यू है x प्लस y इज इक्वल्स टू 3। ये दो इक्वेशन मेरे पास है। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 राइट हैंड साइड पे है, उसे लेफ्ट हैंड साइड होना ज़रूरी था। सिमिलरली 3 भी राइट हैंड साइड है, उसे लेफ्ट हैंड साइड होना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इक्वेशन चेंज करूँगा। तो मेरा पहला इक्वेशन होगा x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन होगा x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गए जिससे हम इजीली कंपेयर करेंगे। चलो कंपेयर करते हैं। a1 किसका कोफिशिएंट होगा, फर्स्ट इक्वेशन में x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x के साथ क्या है 1। सो देयरफॉर आप यहाँ पे a1 कैलकुलेट कर सकते हैं। a1 की वैल्यू क्या होगी 1। चलिए b1 क्या होगा, y का कोफिशिएंट है यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो देयरफॉर b1 आपके लिए हो जाएगा 2 और c1 क्या होगा, c1 होगा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म +5 नहीं है बट क्या है -5। सो देयरफॉर c1 की वैल्यू हो जाएगी -5। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो a2 क्या होगा, a2 भी x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। b2 क्या होगा, कोई वैल्यू नहीं है, b2 भी 1 हो जाएगा और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। चलिए अब आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं अलग अलग रेशियो फाइंड कर रहा हूँ, बाद में एक साथ कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन x डिवाइडेड बाय, पहले हम क्या लिखेंगे इसके लिए b1 b2 c1 c2। चलिए तो इसका कैलकुलेशन करना है। तो x डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहाँ पे b1 क्या है आपके पास 2, b2 आपके पास क्या है 1, c1 आपके पास है -5 और c2 आपके पास क्या है -3। चलिए कैलकुलेशन करने के लिए x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू -3 तो क्या होगा -6 माइनस 1 इंटू -5 क्या होगा -5। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बचेगा देखिए आपके लिए। सिंप्लीफाई करना है आपको कि इसके लिए वैल्यू क्या बचेगी। सो देयरफॉर x के लिए आपके पास बचेगा -6 माइनस माइनस +5, मतलब ये आंसर क्या बचेगा x डिवाइडेड बाय -1। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो y के लिए देखिए आप क्या करेंगे। सो y डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे, y के लिए मेरे पास क्या है रेशियो c1 c2 a1 a2, मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगा -5 -3 2 and 1।
चलिए इसका कैलकुलेशन क्या होगा, तो ये कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से होगा, तो y के लिए आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, देखिए यहाँ पे, तो y के लिए आपके पास वैल्यू बच जाएगी -5 × 1 -5 माइनस ऑफ 3 -3 × 2, तो वो हो जाएगा -6। सो अगेन सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू -5 + 6, सो y डिवाइडेड बाई भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपके लिए। चलिए अब इसका कैलकुलेशन आपने कर लिया है, अब आपको कैलकुलेशन करना है किसके लिए वो देख लीजिए। तो अब देखो आपको वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे करेक्शन देख लेना, यहाँ पे 2 की जगह 1 होने वाला है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखिए 5 × 1 -5, बट 3 × 1 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। ये करेक्शन है वो देख लेना कि कैसे करना है कैलकुलेशन में। यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1 होगा -3, तो ये आंसर हो जाएगा y डिवाइडेड बाई -2। अब मुझे लास्ट पार्ट कैलकुलेट करना है, लास्ट पार्ट क्या होगा वो देखिए आपके लिए। तो लास्ट पार्ट कैलकुलेशन में आ जाएगा कि इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 क्या है आपके पास, 1 1 है, तो 1 1 और 2 और 1। चलिए इसका कैलकुलेशन क्या होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 -2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाई -1, तो ये हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। चलो कंपेयर करेंगे, आपने हर एक वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, तो हर एक वैल्यू को हर एक के साथ कंपेयर करना है आपको। तो ये आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर x डिवाइडेड बाय -1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई -1 होगा। देयरफॉर -1 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1। ये पहला आंसर मिल गया आपको। सिमिलरली सेकेंड केस के लिए आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है y के लिए, तो देयरफॉर y डिवाइडेड बाई -2, वो भी क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई -1। यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे चला जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 2। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बस ध्यान में रखना है कि आप कोफिशिएंट को प्रॉपरली लिख दें। कोफिशिएंट में याद रखिएगा कि राइट हैंड साइड पे इक्वेशन में 0 होना ज़रूरी है, अगर वो नहीं हुआ तो कैलकुलेशन में एरर आ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये फॉर्मूला आपको लिखने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हम एक टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम इसे एक्चुअल में कैसे सॉल्व करना है। ये तो मैंने एक रफ एग्जाम्पल लिया था जो आपके बुक में नहीं है, बट हम जो अब एग्जाम्पल लेंगे वो एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक लेवल पे मिलेगा। तो देखिए उस एग्जाम्पल की बात करूँगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 14। अब एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करूँगा तो एग्जाम्पल नंबर 14 हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए लिख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 हमें सॉल्व करना है, वो देख लीजिए हम इसे कैसे कर सकते हैं। एग्जाम नंबर 14 में मुझे गिवन है, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन अ बेंगलोर इफ वी बाय 2 tickets टू मल्लेश्वरम एंड 3 tickets टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज ₹46। If from a bus stand from the Bangalore, if I am buying 2 tickets for Malleshwaram and 3 tickets for Yashwantpur, then the total cost of tickets will be ₹46. But if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yashwantpur, then the total cost is ₹74. Then find the fares from the bus stand to Malleshwaram and the Yashwantpur. So we have to find cost of the ticket from Bangalore to Malleshwaram and from Bangalore to Yashwantpur. So let assuming the questions. So हम यहाँ पे क्या करेंगे, assume कर लेंगे सबसे पहला केस। Let example number 14, let cost of ticket to Malleshwaram is ₹X and cost of
ticket to Yashwantpur be rupees y. So let assuming cost of ticket to Malleshwaram is rupees x and cost of ticket to Yashwantpur be rupees y. So now we have to find the total cost. Now the case number 1, the case 1 we have that what we have bought? We have bought 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yashwantpur. So in this case, case number 1, I have 2 tickets for Malleshwaram plus 3 tickets to Yashwantpur, where total cost is rupees 46. So in a place of Malleshwaram we have to put x and in a place of Yashwantpur we have to put y. Therefore my first equation will be 2x plus 3y is equals to 46, which will become my first equation. Now for the second equation, what we have the case number 2. The second case number 2, what will happen if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yashwantpur, the total cost is rupees 74. So 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yashwantpur, then total cost is rupees 74. So therefore this equation will become 3x plus 5y is equals to 74 and that will become my second equation. तो इस तरीके से आपको ये 2 इक्वेशन देखने को मिलेंगे. अब मुझे वापस ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा ताकि मैं a1 b1 a2 b2 और सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकूं. और अब मैं इसे एक साथ लिखने की प्रैक्टिस बताऊंगा ताकि आपको ये अलग अलग कैलकुलेशन जो हमने पहले एग्जांपल में किया वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो उसके लिए आपको क्या करना है वो देख लीजिए. सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करिए ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए, अदरवाइज कैलकुलेशन में एरर आ सकती है. तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा. अब हम करेंगे क्या कि इस इक्वेशन को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है. तो अगर इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो ये कैसे मिलेगा मुझे देखिए. पहला इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँगा तो ये इक्वेशन होगा मेरा 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन क्या होगा मेरे पास 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल्स टू 0. तो ये मुझे मिलेगा ये दोनों इक्वेशन. अब कंपेयर करते हैं a1 b1 c1 क्या होगा. तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 क्या हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा 3 और c1 क्या हो जाएगा माइनस 46. तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ सारी. सो मेरे पास a1 हो जाएगा 2, b1 a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा माइनस 46. सिमिलरली a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 5 और c2 हो जाएगा माइनस 74. तो अब ये मुझे कैलकुलेशन करना है इसके लिए. तो देखिए क्या करेंगे. सबसे पहले मैंने लिखा था कि x डिवाइडेड बाई, पहले आपको क्या लिखना है a1 a2 b1 b2. अब पहला x के लिए मैं a1 a2 नहीं लिखना होता है, आपको सिर्फ क्या लिखना होगा b1 b2 और c1 c2. तो ये लिखा जाएगा 3 5 माइनस 46 माइनस 74. ये पहला वैल्यू हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे कि y डिवाइडेड बाई, अब क्या लिखेंगे हम लोग c1 c2 a1 a2. तो ये हो जाएगा माइनस 46 माइनस 74 2 3 और लास्ट में हम लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई. अब क्या लिखना होगा a1 a2 एंड b1 b2. तो ये हो जाएगा 2 3 3 एंड 5. तो ये हो जाएगा मेरा कैलकुलेशन. चलिए अब इसका कैलकुलेशन करना है हमें. तो कैलकुलेशन इसके लिए कैसे करेंगे वो देख लीजिए. इसके लिए चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो देयरफॉर x डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 इंटू माइनस 74 माइनस 5 इंटू माइनस 46. दिस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन, ये पहला केस हो जाएगा. सिमिलरली दूसरा लिखेंगे y डिवाइडेड बाय माइनस 46 इंटू 3 माइनस
ऑफ 2 इंटू माइनस 74 और लास्ट केस होगा 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3। तो इस तरीके से आप पूरा कैलकुलेशन नोट डाउन कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब एक एक करके मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करिए। सो देयरफॉर सबसे पहले बात करेंगे x डिवाइडेड बाय, चलो 3 इंटू माइनस 74 कितना हो जाएगा, 74 इंटू 3 करना है, 74 इंटू 3। चलिए कितना होगा देख लीजिए कैलकुलेशन में। तो आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन 74 इंटू 3, 12, 1 कैरी फॉरवर्ड और ये हो जाएगा 222। तो सबसे पहला कैलकुलेशन आ जाएगा, पर ये माइनस है देखिए यहाँ पे, तो पहला आंसर होगा माइनस 222। सिमिलरली मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है माइनस 46 इंटू 5, पर माइनस में आंसर आएगा, पर ये ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है किसके लिए, 46 इंटू 5, तो 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 4 ज़ा 20 एंड इट विल बिकम 23। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 230। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन पे आ जाएंगे। ये पहला कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया इक्वल्स टू y के अंदर। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है, माइनस 46 इंटू 3 करना है, मतलब आप 46 इंटू 3 करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी फॉरवर्ड और 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, 138, पर आगे माइनस साइन है तो ये होगा माइनस 138 प्लस 74 इंटू 2 करना है आपको, 74 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, सो 148। अगेन यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और आंसर होगा 148। और इसी तरीके से लास्ट का कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, सिंगल डिजिट है, 5 2 ज़ा 10 माइनस 9। तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देयरफॉर x डिवाइडेड बाय क्या होगा, माइनस 222 प्लस 230, माइनस 222 प्लस 230, तो ये हो जाएगा प्लस 8। सिमिलरली y डिवाइडेड बाय माइनस 138 प्लस 148, ये हो जाएगा प्लस 10, और 10 माइनस 1 बन जाएगा आपके लिए 1 डिवाइडेड बाई 1, या तो आप इसे लिख सकते हैं 1। तो कंपेयर करेंगे, अब x को कंपेयर करो इसके साथ। देयरफॉर x डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x इक्वल्स टू 8। सिमिलरली y डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 10। तो आपको रिक्वायर्ड x और y मिल गया है। व्हाट इज x, cost of 1 ticket to Malleshwaram, and what is the y, cost of 1 ticket to Yashwantpur. So in the last you have to write in the words that cost of 1 ticket to Malleshwaram is rupees 8 and cost of 1 ticket to Yashwantpur is rupees 10. So this is the solution of the example number 14 of your NCERT textbook. Okay, so this is the one kind of solution. Then we have to write how we can solve the equation by cross multiplication method. मेथड आपको याद रखनी है, किस तरीके से फॉर्मेट लिखना है आपको, वो ज़रूरी है। आप अगर ये फॉर्मेट आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप इसे देखिए, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एग्जाम्पल। अब एक एडिशनल केस आ जाएगा इसके लिए, जो आपको समझना ज़रूरी है। ऐसे तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, पर कभी कभी इसे 1 मार्क क्वेश्चन में भी हम पूछ सकते हैं। इसके लिए हमने जो स्टार्टिंग के वीडियो देखे थे, उस वीडियो में हमने कोएफिशिएंट का यूज़ करके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने की मेथड देखी थी। हमने कोएफिशिएंट का यूज़ करके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की मेथड देखी थी, तो उस मेथड को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वन। तो वो मेथड क्या थी वो देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन फाइंड करने में ज़्यादा आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे कि हमने स्टार्टिंग में कोएफिशिएंट को लेके एक रिलेशन डिराइव किया था कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, और वो सॉल्यूशन क्या था। तो हमने 3 मेथड देखे थे, दिखा देता हूँ एक बार वापस ताकि आपको थोड़ा सा याद रह जाए कैसे करना है इसके लिए। सबसे पहला रिलेशन हमने देखा था कि अगर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 मिल जाए, तो हमें पता था क्या था, यूनिक सॉल्यूशन, ये पता था मुझे। सिमिलरली हमने एक दूसरा रिलेशन डिराइव किया था कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 अगर मिल जाएगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
और वैसे ही हमने थर्ड केस देखा था कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, देन हमने देखा था नो सॉल्यूशन। तो ये 3 केस हमने लर्न किए थे सबसे पहले के वीडियोस में। तो अब इस वीडियोस को इसको यूज़ करके हमें एक एग्जांपल दिया गया है, उसे हमें सॉल्व करना है। तो वो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 15। आपको दिया गया है एग्जांपल नंबर 15। चलो 15 एग्जांपल में क्या मेंशन किया गया है वो देखते हैं। आपको 2 पेयर्स गिवन है, मैं पहले वो पेयर लिख देता हूँ। आपको एक इक्वेशन गिवन है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो मुझे क्वेश्चन पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। चलिए, मुझे क्वेश्चन पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। मतलब यूनिक सोल्यूशन होने के लिए p की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है वो मुझे यहाँ पे बताना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन 3 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। कैसे करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी हम फॉलो करेंगे, फर्स्ट वन। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ a1 a2 b1 b2। चलो, तो इक्वेशन से मैं इसके लिए फाइंड कर सकता हूँ। a1 क्या हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा p, a2 हो जाएगा 2 और b2 हो जाएगा 2। अब कंडीशन कौन सी है यूनिक सोल्यूशन के लिए, a1/a2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो देयरफॉर मेरी कंडीशन लिख दूंगा a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इम्प्लाइज दैट वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो मुझे मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू p डिवाइड नॉट इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाई 2। अब 2 तो इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर p नॉट इक्वल्स टू क्या मिलेगा 4। सो मतलब क्या हो गया, आंसर कैसे लिखेंगे, हमें तो वैल्यूज पूछी गई थी और मुझे मिला है p इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो ऐसे केसेस में आपका आंसर बन जाएगा दैट p इज एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 4। p इज एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 4। कोई भी रियल वैल्यूज मेरे आंसर में हो सकते हैं बट 4 नहीं आ सकता। अगर 4 आ जाता है तो मेरा यूनिक सोल्यूशन का केस फॉल्स हो जाएगा इस केस में। तो आपका आंसर आएगा p इज नॉट इक्वल्स टू 4। और अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो मैंने बता दिया है, आप क्या लिखेंगे, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 4। तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 15 का आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 16 में भी इसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आंसर फाइंड करने को बोला गया है। तो वो देख लेते हैं उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 16 के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर 16 की बात करता हूँ। अगेन मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन गए हैं। पहला इक्वेशन मुझे गिवन है kx प्लस 3y माइनस ऑफ k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस ky माइनस k इक्वल्स टू 0। सेम इसी क्वेश्चन के लिए फिर बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब मुझे यहाँ पे बताना है ऐसी को k की कौन कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ जिससे मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको a1 आइडेंटिफाई करना होगा। तो a1 हो जाएगा k, यहाँ से मिल सकता है। सिमिलरली b1 हो जाएगा +3 और c1 हो जाएगा माइनस ऑफ k माइनस 3। ये पूरी वैल्यू आ जाएगी इसके लिए। सिमिलरली a2 क्या होगा 12, b2 क्या होगा k और c2 हो जाएगा -k। चलिए सॉल्यूशन क्या है इनफाइनाइट के लिए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। चलो तो अब उसे सॉल्व करना है हमें, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए देख लीजिए।
सो देयरफॉर a1 की वैल्यू क्या होगी, k डिवाइडेड बाई 12, 3 डिवाइडेड बाई k इक्वल्स टू माइनस ऑफ k माइनस 3 और माइनस ऑफ k। चलिए अब मुझे इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे पहले देख लीजिए कि सबसे पहले मुझे इस दोनों इक्वलिटी को सॉल्व करना है। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसे तो मुझे मिलेगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 36। k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे 36। सो k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, k की वैल्यू अब मिलेगी दो वैल्यू, आइदर प्लस और माइनस 6। आप प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 36। तो यहाँ पे k की ओनली प्लस 6 नहीं बट माइनस 6 भी आंसर आ जाएगा। ये किससे मिला, मुझे सिर्फ अभी एक इक्वेशन से मिला है, अभी दूसरे साइड का इक्वेशन भी मुझे सॉल्व करना है। चलिए अब जैसे मैं इनको सॉल्व करता हूँ, इन दोनों पैर्स को सॉल्व करना है मुझे। चलो तो इन दोनों पैर को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, देखो अब मैं ये पूरा ब्रैकेट बना रहा हूँ, उसे सॉल्व करना हूँ। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 3k इज इक्वल्स टू माइनस k प्लस 3 होगा। सो ये क्या होगा, माइनस ऑफ k स्क्वायर माइनस 3k हो जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे। सो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, माइनस 3k इक्वल्स टू माइनस k स्क्वायर प्लस 3k। देयरफॉर अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस 3k को इधर ले जाओ तो आपको मिलेगा माइनस k स्क्वायर इज, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ये माइनस 3k को इधर ले जाइए या प्लस k स्क्वायर को इधर ले जाइए। तो सारी वैल्यूज़ को मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से किसी भी तरफ ले जा सकता हूँ। तो मैं सारी वैल्यूज़ को इधर ले जा रहा हूँ, ये पूरी वैल्यूज़ को, तो मुझे मिलेगा k स्क्वायर प्लस 6k कैसे हुआ, माइनस 6k सॉरी माइनस 6k कैसे हुआ, प्लस 3k इधर आ जाएगा तो माइनस 3k हो जाएगा और ऑलरेडी माइनस 3k यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा माइनस k स्क्वायर, इधर आने पे हो जाएगा प्लस k स्क्वायर और यहाँ पे होगा माइनस 6k इक्वल्स टू 0। k कॉमन आ सकता है दोनों में से, तो k कॉमन निकालने पे k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ पे आपको k की वैल्यू मिलेगी 0 और k की वैल्यू क्या मिलेगी 6। अब बात आती है सर दूसरा सॉल्यूशन क्यों किया, कि आपको देखना होगा कि दोनों सॉल्व करने पे कॉमन आंसर क्या आ रहा है दोनों में। अब यहाँ पे मुझे k की कौन कौन सी वैल्यू मिली, प्लस 6 और माइनस 6। यहाँ पे k की वैल्यू कौन कौन सी मिली, 0 एंड 6। तो मुझे यहाँ पे ये देखना होगा कि कॉमन सोल्यूशन क्या है दोनों में, जो कॉमन वैल्यू होगी वही इसका आंसर होगा। ऐसा नहीं कि आप पहला सॉल्व करने के बाद दोनों आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस 6 ऐसा है जो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आंसर आ रहा है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि k के लिए सिर्फ ओनली एक वैल्यू पॉसिबल है और वो क्या होगी, प्लस 6। तो आपको ध्यान रखना होगा कि k की वैल्यू कैसे करनी है आपको सॉल्व। तो ये एक आपका लास्ट एग्जांपल था टिल एक्सरसाइज 3.5 के लिए। तो आपको ध्यान रखना है इसमें आपने कौन कौन सी मेथड लर्न की है। एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड सेकंड यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन यूजिंग कोएफिशिएंट आप मिसिंग वैल्यू वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।